Hi, good morning. Can you hear me? एक्चुअली मैं आई थिंक पुरानी लिंक पेस्ट की हुई थी, राइट? तो मैंने एक्चुअली ज्वाइन किया, फिर देखा कोई आ नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि क्या रीजन है, कोई की आ क्यों नहीं रहा। देन आई चेक्ड। तुमने उसी लिंक पे ज्वाइन किया था क्या, जो सुबह पेस्टेड है? हम्म। वो पुरानी वाली लिंक है, वो गलती से उन्होंने डाल दी होगी। मैं भी समझ नहीं पाया कि बच्चे नहीं है, कोई नहीं था, तो कौन सा लिंक है। तो फिर मैंने चेक किया कि एक्चुअली में लिंक पुरानी डाली हुई है। आज टुडे इज 22 फेब और वो 19 फेब की लिंक डाली हुई थी। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार मिस्टेक। तो बताइए कहाँ तक हमने किया था लास्ट क्लास में? एवरीडे, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? एवरीडे, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? कुछ होमवर्क था आपके लिए? Was there some homework? एवरीडे, कुछ होमवर्क था? क्या था होमवर्क? इंटेक एक्सरसाइज 2 पूरा था क्या? इंटेक एक्सरसाइज 2 या कुछ पार्ट था उसके अंदर? 1 to 6, ठीक है सर, हो गया, उसमें कोई डाउट है? सारे हो गए? वेरी गुड। तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एवरीडे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, डाउट है? बताओ कौन सा डाउट है। Suroni, which question is doubt? Fifth, okay. देखो एक रिएक्शन है, A plus B gives C plus D. 4 moles of A are mixed with 4 moles of B. At equilibrium for the reaction, 2 moles of C and D are formed. ठीक है, अब यहाँ पे कितने मोल बने? 2 मोल बने। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अब जब खुद सोचो, ये 4 माइनस एक्स और ये x ऐसा लिखेंगे क्या? रिएक्शन पूरा खत्म तो नहीं होता ना? इज दैट क्लियर? इक्विलिब्रिया पे पूरा रिएक्शन खत्म नहीं होता। तो 4 में से x मोल डिसोसिएट हुए हैं, राइट? तो बचे कितने? 4 माइनस एक्स, राइट? तो अब इस केस में अपन ये भी समझ सकते हैं ना कि देखो यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं सी और डी के, तो x यहाँ पे 2 है, तो 4 माइनस एक्स आ गया 2। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बनेगा वो आएगा सी डी ए बी। So we can write it like 2 into 2 upon 2 into 2, which will be 1. Clear? और कोई क्वेश्चन में डाउट है? तो आगे बढ़ जाए। थर्ड, केमिकल इक्विलिब्रियम कन्वे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑन दी। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। देखो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स होता है एक्चुअली में। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मतलब समझ में आ रहा है? एक रेशियो देता है, राइट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको एक रेशियो देता है। सी,
मान लो तुम्हारे पास ए और बी एक रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या देगा, बी अपॉन ए रेशियो बताएगा, राइट। तो ये तो एक रिलेटिव बताता है ना कि बी अपॉन ए क्या है, मतलब ए यदि 10 मोल है तो बी कितना मोल, तो एक रेशियो ही तो बताता है। तो आंसर क्या होगा बताओ सिद्धेश? सी होगा, राइट। ओके नेक्स्ट। और कुछ क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद आ रहा है? हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 1 क्या है, देखो प्रॉपर्टी 1 था कि एक रिएक्शन है ए और बी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, बी अपॉन ए, और ए रिवर्सिबल बी, तो बी रिवर्सिबल ए होगा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 को अपन क्या लिखेंगे बताओ, ए अपॉन बी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इनवर्स हो जाता है जब रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, राइट। प्रॉपर्टी 2 हमने क्या पढ़ा था, दो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं एडिशन ऑफ रिएक्शंस पे, राइट। फिर हमने प्रॉपर्टी 3 क्या पढ़ी थी बताओ, हमने पढ़ी थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स डिवाइड हो जाते हैं सबट्रैक्शन ऑफ रिएक्शंस पे। इज दैट क्लियर? ओके। फिर लास्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी ये है, मान लो एक रिएक्शन है जैसे ए बी, नाउ इस रिएक्शन को इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्वियसली आ जाएगा आपका बी अपॉन ए। तो अब इसको एक मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट ए से, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, बी की पावर ए अपॉन ए की पावर ए। तो ये आएगा जैसे ये K1 था तो K1 की पावर ए। इज दैट क्लियर? तो अब ये प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन अ रिएक्शन at equilibrium is multiplied by a constant A, then न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होगा, इट विल बी ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर ए। ए उसके मोल्स हैं, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर तो ये मोल्स ही होंगे, तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक रिएक्शन को हमने कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। एक रिएक्शन है उसको हमने कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू की अपन बात कर रहे हैं, राइट। कल्पेश पुरानी वाली प्रॉपर्टीज तो हमने लास्ट क्लास में करी थी ना, उसको फिर से लिखनी है क्या?
ओके डन, ठीक है। क्लियर है एवरीबॉडी? तो अब ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनकी बात हमने करी, ठीक है ना। इस पे छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लें एवरीबॉडी, इस पे छोटे मोटे क्वेश्चंस करें। हाँ ना, कुछ तो बोलो। ओके ओके फाइन। तो देखो छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे a प्लस बी गिव्स यू c प्लस डी, ठीक है। c प्लस डी गिव्स यू e प्लस f, ठीक है ना। इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x है, इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट y है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन है 2a प्लस 2b गिव्स 2e प्लस 2f, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके एक्चुअली जरा समझने की कोशिश करो, ये बेसिकली x इन दोनों को ऐड कर देते हैं, आंसर तो आएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर, राइट। देखो पहले a और ये दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, a प्लस बी विल गिव यू e प्लस f, राइट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो xy हो गया। अब 2a प्लस 2b गिव्स 2e प्लस 2f, तो अब 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इट विल बी xy स्क्वायर, राइट। आंसर तो xy स्क्वायर हुआ ना। क्लियर है? ठीक है ओके अभी एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर पेज 8.23 पे चले जाइए,
जस्ट अ सेकंड। फाइन। सी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा ना विश्वराज, इसको ऐड करोगे तो सी और डी कैंसिल हो जाएंगे। एक जगह 2 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी जगह 3 से, तो फिर उसमें ऐड करने के बाद तो फिर ऐड नहीं होगा ना। जैसे मान लो a प्लस बी है, फिर सपोज c प्लस डी है, या c गिव्स d है। एक को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a गिव्स 2b हो जाएगा, दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3c गिव्स 3d हो जाएगा। अब इनको ऐड करो तो अलग रिएक्शन बनेगी, 2a प्लस 3c गिव्स 2b प्लस 3d। अब इसको सपोज तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसमें क्या होगा भावेश, जैसे ये k1 था तो ये k1 स्क्वायर हो जाएगा, ये k2 था ये इस रिएक्शन के लिए तो ये k2 क्यूब हो जाएगा, और इसका हो जाएगा k1 स्क्वायर इंटू k2 क्यूब, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अरे a में 2 और b में 3, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो तुम? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप? तो a में 2, अरे वो कैसे कर सकते हैं एक रिएक्शन को, तो एक से तुम ये बोलना चाह रहे हो क्या? तुम इस रिएक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हो। तुम इस रिएक्शन को एक ही फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2a गिव्स 2b हो सकता है, 3a गिव्स 3b हो सकता है, 1/2a गिव्स 1/2b हो सकता है, बट 2a गिव्स 3b कहां से होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अभी आपको पेज नंबर 8.43 पे जाना है, जहां पे क्वेश्चन है PYQ से एक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 PYQ है, सॉल्व कीजिए, विच इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी विच जस्ट लर्न। डन। क्वेश्चन नंबर 1, पार्थ रिटन। क्वेश्चन नंबर 1, नहीं नहीं, हाँ अभी सही है। सबका आंसर आया? ओके। डन एवरीवन। कितने लोग का नहीं आया आंसर? जो रिएक्शन है A2 गैस प्लस B2 गैस, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बनता है 2AB, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1। नाउ 6AB गैस
gives 3a2 gives 3v2, so इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2 है। तो अब k1 और k2 में क्या रिलेशन है? देखो अब तुम्हें यदि k1 से k2 मतलब बताना है तो पहले तो तुम्हें क्या करना होगा, इसको एवरीडी पहले तो बताओ, यदि तुम्हें k2 बनाना है इसको तो सबसे पहले इसको रिवर्स करना पड़ेगा। 2ab gives a2 plus b2, तो ये आ जाएगा 1 by k1। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6ab gives 3a2 plus 3b2, सो आ जाएगा k1 1 by k1 की पावर 3, so k2 is 1 by k1 की पावर 3। इज दैट क्लियर? तो इजी है ना ये तो, ठीक है। कैन यू टेक अप क्वेश्चन नंबर 10 on the same page? Hmm. Done everyone? क्वेश्चन नंबर 10 क्या आएगा आंसर? बी। ओके, थोड़ा सोचो, थोड़ा सा, इतना जल्दी भी क्या है? सबका आंसर आया? क्या है आंसर? ये आया। किसी को ऐसा है, कोई ऐसा है जिसका आंसर आया ही नहीं? ठीक है, भावेश बोल रहा है बी आ रहा है। अच्छा देखो, ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। SO3 डिसोसिएट होता है इनटू SO2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस, ठीक है। इसका Kc आ रहा है 4.9 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है ना। तो अब ये पूछा जा रहा है कि 2SO2 है ना, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ये वाली रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू क्या हो? ये वाली वैल्यू की रिएक्शन मतलब, तब देखो क्या है, पहले तो तुम इसको इनवर्स रिवर्स करो ना, बेसिकली SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये तुम्हें क्या दे रहा है? ये तुम्हें SO3 गैस दे रहा है। तो अब ये तो 1/Kc हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई करो, 2SO2 प्लस 2O2 एंड इट विल गिव यू, ठीक है, ये O2 आएगा, ठीक है ना, 2SO3, तो इसके लिए 1/Kc स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो 1/Kc ही क्या है? 1/4.9 इंटू 10 की पावर -1 का स्क्वायर, तो ये 100/4.9 का स्क्वायर है। तो 100/4.9 का स्क्वायर 20 स्क्वायर के आसपास होगा, 400 के आसपास, राइट? क्लियर है?
एवरीबॉडी क्लियर है? ओके तो आगे बढ़ जाएं। तो अब देखते हैं आगे की चीज। तो हमने कुछ बेसिक बातें कर ली इसमें, तो आई होप आप कंफर्टेबल हो, आप राइट कंफर्टेबल हो ना आप या नहीं हो? ठीक है, लिख लो, राइट इट डाउन। डन। ओके अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखो अभी हमने सीखा जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे मान लो अपने पास ए टू बी एक रिएक्शन है, ठीक है ना? तो इनिशियली जैसे सिर्फ ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ए नॉट बी का कुछ भी नहीं होगा, तो T इज इक्वल टू T1 पे ए नॉट माइनस एक्स और ये एक्स होगा। ये समझ में आ रहा है सबको? T इज इक्वल टू T1 पे, या फिर T इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू T इक्विलिब्रिया, ये इक्विलिब्रिया सेटअप होने का टाइम है। तो यहाँ पे ये ए नॉट माइनस एक्स होगा और ये एक्स होगा। कोई दिक्कत है? इज दैट क्लियर या डाउट है? तो अब जरा समझते हैं कि हम कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, राइट? यहाँ समझते हैं कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो क्या होगा। देखो ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है ये कम होती जाएगी, ये समझ में आ रहा है, और बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जिस पॉइंट पे ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आने बंद हो जाए, राइट, जिस पॉइंट पे ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आने बंद हो जाए वो पॉइंट क्या होगा? अपना इक्विलिब्रिया होगा। इज दैट क्लियर? जिस पॉइंट पे ए और बी के चेंजेस मतलब कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस होने बंद हो जाए तो वो इक्विलिब्रिया है। ये समझ में आया? क्योंकि देखो अब बी के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है, तो इक्विलिब्रिया का मतलब यही है ना कि बल्क वाले प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये बल्क वाले प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रिया सेटअप हो चुका है, राइट? तो ऐसा लिख सकते हैं, इक्विलिब्रिया इज सेटअप एट टाइम t ग्रेटर देन t इक्विलिब्रिया, ठीक है? उसके बाद प्रॉपर्टीज कांस्टेंट होगा। दो लाइंस क्यों बनाए? क्योंकि एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और एक प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा ना, तो ये ए का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है? जिस पॉइंट पे इनके कंसंट्रेशन में चेंज होने बंद हो जाए, मतलब चेंज नहीं हो रहे हैं, उस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रिया सेटअप हो चुका है। ये ग्राफ एक्सप्लेन करें। देखो आयुष हो क्या रहा है, इनिशियली ए का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज करेगा, राइट? concentration of A will decrease and concentration of B will increase with time. Is that clear? A का concentration कम होता है समय के साथ और B का concentration बढ़ता है समय के साथ।
ये क्लियर है ना? तो वही हमने समझाने की कोशिश करी है कि द concentration of A will be decreasing and the concentration of B will be increasing with time. ठीक है, तो अब A जैसे जैसे समझने की कोशिश करो ना, AT क्या है? A नॉट माइनस एक्स है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और BT क्या है? X है। तो जैसे जैसे X बढ़ता है, A नॉट माइनस एक्स कम होता है। तो अब देखो ना, B का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो A का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। और इस टाइम पे, जब देखो इस टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आना बंद हो गया, यानी ये इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब इसके बाद प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, ए का कॉन्सेंट्रेशन कम होना बंद हो गया, बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना बंद हो गया। टाइम इक्विलिब्रियम सेटअप होने पे क्या लगेगा? तो रिएक्शन की प्रॉपर्टी है ना, वो हर रिएक्शन में अलग अलग होगा। अभी भी क्लियर नहीं है क्या? डन। T इज इक्वल टू के ए क्या है? T इज इक्वल टू के ए कहाँ लिखा मैंने? T इज इक्वल टू T1 मैंने ऐसे एक टाइम बताया रेफरेंस, जो कि इक्विलिब्रियम सेटअप होने का टाइम है, T इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। रेट वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ भी हम इसमें बना सकते हैं। जैसे ए रिएक्शन है, T इज इक्वल टू 0 पे A नॉट था इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसे कुछ नहीं था। T इज इक्वल टू T1 पे A नॉट माइनस एक्स, और ये x है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या आएगा? KF इंटू A नॉट माइनस एक्स, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या आएगा? KB इंटू एक्स। इसमें किसी को डाउट है क्या? एवरीडे, इसमें किसी को डाउट है? अच्छा ठीक है। टाइम T इज इक्वल टू 0, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा KF इंटू A नॉट। एट टाइम T इज इक्वल टू 0, RB होगा KB इंटू 0। तो ये तो 0 है ना, और ये मैक्सिमम है। ये सबको समझ में आ रहा है? इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम है और बैकवर्ड रिएक्शन 0 है। पहले वाला कैसे लिखा? आर यू टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन? बोथ। ओके, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो यही होता है ना, KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A नॉट है इनिशियली T इज इक्वल टू 0 पे, और प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, तो हमने KF इंटू A नॉट लिख दिया RF के लिए, और KF इंटू 0 लिख दिया RB के लिए। श्रेयस अनम्यूट करके पूछ लो, क्या पूछना चाह रहे हो? क्लियर हो नहीं रहा। I think you have the permissions to unmute. नहीं, डाउट है तो पूछ लो ना, डाउट पूछने में कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम्हारा शायद कुछ अलग डाउट है, मैं वो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि पूछना क्या चाह रहे हो। ठीक है, फिर लिख लीजिए।
मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो फिर से समझा दे रहा हूँ। इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 इसलिए है क्योंकि भाई प्रोडक्ट ही नहीं। ठीक है, डन। ओके चलो, अब थोड़ा आगे की बात कर लें। देखो ग्राफ कैसे बनाओगे। जैसे ये रेट है और ये टाइम है, तो आर एफ अपन जानते हैं के एफ इंटू ए नॉट माइनस एक्स होगा। इनिशियली ये के एफ इंटू ए नॉट होगा, राइट। और आर भी इनिशियली 0 होगा, तो आर एफ तो विथ टाइम डिक्रीज होगा, क्योंकि आर एफ विथ टाइम डिक्रीज होगा, राइट। ये समझ में आ रहा है। दिस इज द ग्राफ फॉर आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर आर बी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब ये टाइम हो गया टी, तो अब एट टाइम एट टी, इसको T1 नाम दे देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू T1, इक्विलिब्रिया इज सेटअप। ठीक है, यहाँ पे आर एफ और आर बी इक्वल हो जाते हैं और इसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रिया। कोई दिक्कत है? आसान है ना। देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टेंट कभी खत्म नहीं होता, राइट। रिएक्शन इरिवर्सिबल थोड़ी है। ये समझने वाली बात है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0? क्योंकि रिएक्शन कभी खत्म होता ही नहीं, इक्वल हो जाएगा रेट, बट 0 नहीं होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे नेट रिएक्शन रेट 0 है, देखो ना। इस पॉइंट पे नेट रिएक्शन रेट आर एफ माइनस आर बी वाली चीज 0 है। हमेशा आर एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू आर बी होता है क्या? मतलब क्या पूछना चाह रहे हो सिलोनी? हमेशा थोड़ी होगा। यदि तुम प्रोडक्ट से स्टार्ट करो तो। सलोनी का एक क्वेश्चन है कि क्या आर एफ हमेशा ग्रेटर देन आरबी होगा? इस केस में आर एफ हमेशा ग्रेटर देन आरबी है, बट इक्विलिब्रिया याद करो, हमने बोला था कि हम इक्विलिब्रिया दोनों तरह से अब चीज अचीव कर सकते हैं। मतलब तुम उल्टा भी कर सकते हो, तुम इधर से स्टार्ट करो। ठीक है, हमने पढ़ा था ना इक्विलिब्रिया हम दोनों तरफ से सेटअप कर सकते हैं। मतलब रिएक्टेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे वाटर डालो पानी की बोतल में और वेपर आ जाएगा इक्विलिब्रिया में। दूसरा तरीका वेपर डाल दो, वाटर आ जाएगा इक्विलिब्रिया में। ठीक है, तो यदि दूसरा तरीका से यूज करें तो, यानी हमने बी भर दिया और ए को इंतजार कर रहे हैं, तो उस केस में तो डिपेंड करता है ना क्या होगा फिर। तो यदि तुम इसको ही फॉरवर्ड मानते हो तो उस केस में तो उल्टा हो जाएगा फिर। बट हाँ, जिसके जिसके थ्रू तुम स्टार्ट करोगे उसका रेट ज्यादा होगा ना। जैसे यदि तुमने प्रोडक्ट स्टार्ट किया तो तुम बोल सकते हो कि सर इस बार तो प्रोडक्ट ही मेरा रिएक्टेंट होगा, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट से ही स्टार्ट किया है।
तो जिस कंपोनेंट के साथ इक्विलिब्रिया तुम स्टार्ट कर रहे हो, जो तुम्हारा इनिशियली रिएक्टेंट है, ऑब्वियसली उसका रेट ज्यादा होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। Is that clear? Everybody, is that clear? Okay, ये लिख लिया सबने? अच्छा, अब थोड़ा सा पेचीदा, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाए क्या? ये तो बहुत आसान था। थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाए, चलेगा? राइट डाउन। डन। ओके, अब देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रहे हैं, ज्यादा नहीं। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन है, H2O लिक्विड गिव्स H2O गैस। ठीक है, ये रिएक्शन है आपके पास, H2O लिक्विड गिव्स H2O गैस। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ बना सकते हैं क्या? क्वेश्चन आई ड्रॉ concentration time and rate time graph। इसके लिए सोचोगे या फिर मैं डायरेक्टली बता दूं? यहाँ पर देखो अंतर क्या समझ में आ रहा है? H2O लिक्विड एक्टिव नहीं होता है, ये इनएक्टिव है और ये एक्टिव है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्यों हो गया, समझ में आया? ये इनएक्टिव है और ये एक्टिव है, जरा समझने की कोशिश करना। इसका ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन टाइम और रेट टाइम ग्राफ बनाना है। ग्राफ वर्सेस टेम्परेचर बना सकते हैं, अभी ये टेम्परेचर वाली बात तो हमने सीखी नहीं है ना, टाइम पे फोकस करो श्रेयस। ठीक है, इसको ट्राई करो, जस्ट टेक 2 minutes टू सॉल्व। ठीक है, तब तक आप ट्राई कीजिए। एक सेकंड में छोटा सा काम करके 2 मिनट में आता हूँ, जस्ट गिव मी 1 minute, तब तक आप ट्राई कीजिए।
ड्रॉ कर लिया तुमने? अच्छा देखो, जरा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ट्रिक क्या है, मतलब ऐसा क्यों बोल दिया गया इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा अलग है। जरा समझने की कोशिश करना। क्या करना है कोशिश, देखो H2O जैसे तुम सेटअप करोगे, तुम्हारे पास 100 ml है या 1000 ml है, तो इसके मोल्स हैं 1000/18 और वॉल्यूम है 1। ठीक है, अब मान लो इक्विलिब्रिया पे 500 हो गया, तो 500/18 और वॉल्यूम 0.5 आया, तो अभी भी 1000/18 ही आ रहा है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज कांस्टेंट, ये तो चेंज होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको इनएक्टिव बोलते हैं ना। ओके, तो आगे बढ़ जाए। नहीं समझे? इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं शायद से, एक्टिव मास जब समझाया था तो बताया था। देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास 1000 ml पानी है, ठीक है, तो 1000 ml पानी का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, 1000/18। इज दैट क्लियर और नॉट? अपॉन जो भी वॉल्यूम है 1 लीटर, तो ये 1000/18 है। अब मान लो 500 ml हो गया, तो 500 ml में 500/18 हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और वॉल्यूम हो गया 5.5 लीटर। सो ये अगेन 1000/18 तो आ रहा है ना। इज दैट क्लियर? 1000 कहाँ से आया? 1000 मैंने ऐसे ही रैंडम वैल्यू ले लिया है, 1 लीटर के लिए निकाल रहा हूँ, फिर आधा लीटर के लिए निकाल रहा हूँ। तुम क्या वैल्यू देना चाहते हो बताओ, क्या मास देना चाहते हो तुम चूज कर सकते हो। कितना मास लें बताओ आयुष? अगर, अरे भैया 750 ml का वॉल्यूम पानी का 0.5 लीटर होता है क्या? डेंसिटी वाटर का 1 ग्राम/ml होता है, तो 750 ml लोगे आदित्य, तो 0.75 लीटर होगा, और 800 ml लोगे तो 0.8 लीटर होगा ना। क्या क्लियर नहीं है सबको? तुम कैसे ले सकते हैं 750 और 0.5? ले नहीं सकते। ठीक है, तो तुम यदि 750 लेना चाहते हो, 750, ये लिखना है क्या और कैन आई स्क्रॉल? ओके ठीक है, वेटिंग। आगे बढ़े। तो देखो यदि तुम 750 ml लेते हो, तो तुम्हारे मोल हो जाएंगे 750/18, और वॉल्यूम होगा 0.75। तो देखो ये कितना आता है, 750/18, ठीक है, और ये आ जाएगा 3/4। तो इसको लिख सकते हो 750/18 इंटू 4/3, तो ये 250। तो मुझे नहीं लगता है फिर से 1000/18 आया, आया या नहीं आया? फिर देखो तुम 800/18 लो और वॉल्यूम ले लो 0.8, तो तुम्हारा क्या आएगा, 800/18 8/10 आ जाएगा तुम्हारा। तो 800/18 इंटू 10/8, तो देखो फिर 100 आया, तो फिर से 1000/18। अब ये चमक रहा है कहानी? अरे चेंज ही नहीं हो रहा है ये तो हम बोल सकते हैं ना एक्टिव नहीं है भाई, इसका एक्टिव मास कांस्टेंट है। तो इसलिए इनएक्टिव है भाई, ये चेंज ही नहीं होता। ठीक है, तो अब आगे बढ़ सकते हैं।
ओके सी अभी क्या है बताता हूँ। जैसे अपना यही रिएक्शन था, H2O लिक्विड गिव्स H2O गैस, ये रिएक्शन था, H2O लिक्विड गिव्स H2O गैस। तो अब यदि तुम मोल्स, अच्छा रुक जाओ, ओके अब देखो क्या है, अपने पास एक रिएक्शन है H2O लिक्विड और H2O गैस, ठीक है, एवरीडे ध्यान से देखना। तो अब इसकी नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स T इज इक्वल टू 0 पे N नॉट है और ये कुछ नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स T इज इक्वल टू T1 पे क्या आएगा, N नॉट माइनस x, और ये x, समझ में आ रही बात है नहीं आ रही। बट यदि हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लें, कॉन्सेंट्रेशन इसी रिएक्शन के लिए, मोल्स तो ऑब्वियसली कम होंगे ही, वाटर एवापोरेट करेगा तो मोल्स तो कम हो जाएंगे। अब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ये सपोज C नॉट है और ये 0 है, और ये T इज इक्वल टू T नॉट, T1 पे भी C नॉट ही रहेगा, और इसका x बाई भी बढ़ता जाएगा, तो इसका x बाई भी बढ़ रहा है, तो H2O गैस जो है वो अपना एक्टिव है, और H2O लिक्विड जो है वो इनएक्टिव है। क्लियर है? ठीक है, फिर राइट डाउन। तो अब ग्राफ बन जाएगा या अभी भी नहीं बनेगा? तो अब जरा देखो कॉन्सेंट्रेशन टाइम, तो H2O लिक्विड तो ऐसे ही रहेगा राइट, H2O लिक्विड तो कांस्टेंट है ना, H2O गैस की क्या बात है बताओ, H2O गैस तो बढ़ता जाएगा, और ये भी एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कांस्टेंट हो गया वो उसका इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, H2O गैस जिस पॉइंट पे कांस्टेंट हो गया वहां पे इक्विलिब्रियम सेटअप। ये समझ में आ रहा है? या नहीं समझ में आ रहा? अच्छा ये चीज समझ में आ रही है तुम्हें, मैंने H2O गैस की इक्विलिब्रियम, मतलब ये बताया है कि इक्विलिब्रियम पे लिक्विड ज्यादा होगा गैस कम, ये तो समझ में आ रहा होगा क्यों, इक्विलिब्रियम पे तो ऑब्वियसली लिक्विड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या गैस का, बताओ। इक्विलिब्रियम पे पानी ज्यादा होगा या गैस, वेपर ज्यादा होगा या वाटर, लिक्विड ज्यादा होगा, इसलिए मैंने लिक्विड ऊपर बनाया गैस नीचे बनाया, ये तो चमक रहा है ना सबको। श्रेयस हैज अ डाउट, सर एक डाउट है, अगर H2O कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा तो गैस बन कैसे रहा है? अरे इसलिए बन रहा है, एक्चुअली कंसंट्रेशन मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है श्रेयस, मोल्स कम हो रहे हैं और उसी वॉल्यूम भी उसी रेशियो में कम हो रहा है, समझ में आ रहा? ये एक तरह से डेंसिटी है उसका जो चेंज नहीं हो रहा, हमने बोला था ना डेंसिटी चेंज नहीं होता, मास पर यूनिट वॉल्यूम टाइप कुछ हो रहा है ये, मतलब जितने मास चला जा रहा है उतना साथ में वॉल्यूम भी जाता है वाटर का, इसलिए वो उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। बट गैस के केस में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए वो एक्टिव हो जाता है। नहीं समझे? चलो ठीक है लिख लो, पहले ये लिख लो, आई टेल यू। राइट साइड वाला कौन सा राइट साइड वाला, ये आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? दोनों कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा, सुमति सेम नहीं हो सकता है ऑब्वियसली, पानी ज्यादा एग्जिस्ट करेगा ना, जब वाटर को बोतल में रखोगे तो वेपर थोड़ी ज्यादा होगा, वाटर ही होगा, गैस कम ही होगा ना, ये तो यार कुछ ऑब्वियस सी बात है, इसमें कंफ्यूजन लायक तो कुछ है नहीं।
इन केस ऑफ गैस मैंने ये बोला कि जैसे पानी बोतल डाल, मतलब एक बोतल लो ट्रांसपेरेंट, प्लास्टिक का ले लो, किसी का चीज का भी ले लो, अब उसमें पानी डाल दो, तो ऑब्वियसली गैस कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन गैस का कम होगा, पानी ही ज्यादा होगा। ये तो क्लियर है ना। अब सिद्धेश का डाउट ये है भाई, सिद्धेश नहीं, श्रेयस, श्रेयस का डाउट ये है कि भाई मोल्स कम हो रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज क्यों नहीं हो रहा है। देखो कॉन्सेंट्रेशन को हमने पहले भी लिखा था कि कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली मास वाली चीज नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये समझ में आ रहा है सबको, एवरीबॉडी? कॉन्सेंट्रेशन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तुम देख लो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास बाय मास कैंसिल हो जाता है। तो जो श्रेयस पहले कंफ्यूज हो रहे हो ना कि कॉन्सेंट्रेशन एक्सटेंसिव है, तो ऐसा होता नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन इज माय डियर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मास कम मोल्स कम होंगे तो ऑब्वियसली हर कंसंट्रेशन कम होना ही चाहिए। दूसरी चीज हमने लिखा क्या है इसको, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1 बाय v। तो अब ये देखो मास बाय वॉल्यूम है, तो ये डेंसिटी बाय मोलर मास हो गया। कंसंट्रेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं, डेंसिटी अपॉन मोलर मास। इज दैट क्लियर? तो वाटर का डेंसिटी और मोलर मास कभी चेंज होगा क्या? ये भी तो हमने पहले डिस्कस किया था। वाटर का डेंसिटी एंड मोलर मास कभी चेंज नहीं होता, इसलिए वो इनएक्टिव है। सॉलिड के भी केस में वही है। बहुत सारे तरह से मैंने तो इसको बहुत तरीके से समझाया था तुम्हें, थर्मोडायनेमिक्स में समझाया था, काइनेटिक्स से, मतलब अलग अलग तरीके से समझाया था। याद आ रहा है? दोनों एक पॉइंट पे कंसाइड नहीं करते क्योंकि दोनों की अरे रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है। श्रेयस तुम्हारे कंफ्यूज होने के भी फंडे अलग टाइप के हैं। हमने बोला कि गिवन टेम्परेचर पे वाटर ज्यादा स्टेबल होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली वाटर लिक्विड का ज्यादा होगा ना। कंसाइड करने का मतलब क्या है, दोनों बराबर हो रहे हैं किसी पॉइंट पे, जो कि होता ही नहीं कभी। क्यों नहीं होता? बिकॉज लिक्विड ज्यादा स्टेबल है गैस से, इसलिए कभी बनता ही नहीं है। अरे हद बात है यार। अरे जब लिक्विड की स्टेबिलिटी कम है तो इसमें नहीं समझने वाली बात क्या है, लिक्विड कैसे ज्यादा, गैस कैसे ज्यादा हो जाएगा फिर? जो कम स्टेबल है वो कम बनता है, दैट इज हाउ इट इज। इसमें नहीं समझने वाली बात क्या है, कंसाइड क्यों करेगा भाई? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों का सेम होना चाहिए, ये तो अलग कहानी। तुम समझे, तुम अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। अच्छा बाकी लोगों का क्या व्यू पॉइंट है? तुम्हें लगता है कि इक्विलिब्रियम पे दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए? ऐसा तो है नहीं, कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। इतना कंफ्यूजन कैसे रह सकता है यार किसी के पास? हमने कभी नहीं बोला कि इक्विलिब्रियम सेम होता है। हमने बोला कि प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो 10 की पावर -20 भी हो सकता है, +20 भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 होगा तो सेम होगा, और 1 होना तो बहुत रेयर बात है। जैसे वो मूवी बोलता है ना, इतना गलत कैसे हो सकता है यार। क्या मूवी था, 3 इडियट्स, वैसा चल रहा है। सुपर 30 करेक्ट। नेट रिएक्शन रेट 0 होना चाहिए, उसमें क्या है, तो केएफ और केवी भी तो एडजस्ट होगा। चलो तुम्हारे बात पे थोड़ा सा और प्रकाश डाल देते हैं। ये लिख लिया है ना सबने? तुम्हारे एक एक्टिव मास वाला तो कांस्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? चलो ठीक है, ओके। जरा कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ बना देते हैं। मान लो तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है, ठीक है, एक रिएक्शन है ए टू बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है। तो इस पॉइंट पे तुम ऐसा बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 का मतलब है कि दोनों इक्वली स्टेबल है। क्लियर?
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 का मतलब दोनों इक्वली स्टेबल हैं. इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब ये कॉन्सेंट्रेशन ए का है, ये कॉन्सेंट्रेशन बी का है, एंड दिस इज टाइम टी इक्विलिब्रिया. तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रिया बोल सकते हैं, इक्विलिब्रिया अचीव हो चुकी है, कॉन्सेंट्रेशन और प्रॉपर्टीज में कोई खास चेंज नहीं आ रहा है. क्लियर? फाइन, आगे बढ़ जाएं. अब मान लो k ग्रेटर देन 1, k बहुत ज्यादा है, मान लो 10 की पावर k इज समथिंग लाइक 10 की पावर 20. तो a टू b में तो हम बोल सकते हैं कि a एग्जिस्ट ही नहीं करता, a का कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू 0 है और b का कॉन्सेंट्रेशन हाई वैल्यू है. ये तो क्लियर है ना? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो अब क्या तुम्हें लगता नहीं है कि यहाँ पर तो जब तुम इक्विलिब्रियम बनाओगे तो a ऑलमोस्ट 0 पहुंच ही जाने वाला है, 0 टच कर ही देगा ये, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 मतलब ऑलमोस्ट 0 टच कर देगा, और b का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ऊपर चला जाएगा. तो अब ये तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे. तो यहाँ ये क्रॉस करेगा क्या? यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम सेटअप होने में क्रॉस करेगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा? यहाँ क्रॉस नहीं करेगा, इस पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगा ना, वो किसी पॉइंट पे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ ही जाएगा. ये तुम रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. ये पूछना चाह रहा है श्रेयस कि इसको क्रॉस करेगा कि नहीं. ये क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर जा रहा है, वो इंटरसेक्ट करेगा, राइट? तो ये इंटरसेक्ट यहाँ पे करेगा. इज दैट क्लियर? तो ये लिखना है क्या? डू यू वांट टू राइट दिस? अरे हम बात कर रहे हैं भैया, रुक जा बालक, बड़ा परेशान है. रिटर्न इज लेफ्ट वन कांस्टेंट. कौन से लेफ्ट वन, इसकी बात कर रहे हो? थोड़ा ऊपर करो, ये वाली बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो? यहाँ पे तो H2O लिक्विड कांस्टेंट है ना, इसकी बात तो हो ही चुकी है. विश्वराज, किसकी बात कर रहे हो यार? अब तो अनम्यूट करके बोलो किसकी बात कर रहे हो. इसकी बात कर रहे हो? इसकी? अरे यहाँ पे दोनों इक्वली स्टेबल है, तो दोनों इक्वल एग्जिस्ट करेंगे. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 का मतलब b बाई a 1 है भाई, तो b इज इक्वल टू a होगा. तो a और b इक्वल तो कर ही दिया ना यहाँ पे. ये तो बताइए ना. क्वेश्चन मतलब ये एग्जांपल है, केसेस है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 के लिए हमने ये स्टार्ट किया था. आगे बढ़े. अच्छा, अब श्रेयस तुम्हारा डाउट यहाँ मिलेगा. आई होप तुम बाकी बच्चे कंफ्यूज जाते हो क्या? जब बाकी बच्चों का क्या हाल है, इसके डाउट से और कंफ्यूज जाते हो या फिर लगता है कि ज्ञान बढ़ रहा है? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? नहीं, ज्ञान बढ़ता है क्या? 50-50 मतलब इक्विलिब्रिया हो जाता है, थोड़ा ज्ञान आता है थोड़ा ज्ञान जाता है, ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है, ओके फाइन. तो अब देखो क्या है, 10 की पावर -20 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो 1 बाई, ठीक है ठीक है ठीक है, 1 बाई 10 की पावर 20 हम लिख दिए है. तो ये b बाई a आया. तो अब जरा देखो यहाँ पे b की कॉन्सेंट्रेशन a की, ये क्या कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया. a की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, 10 की पावर 20 टाइम्स b. ये समझ में आया?
यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट से काफी ज्यादा है, तो तुम्हें नहीं लगता H2O लिक्विड इसी तरह का केस है? एवरीबॉडी, ये वाला केस इस कैटेगरी में आएगा, तुम्हें नहीं लग रहा ये? तो तुम्हें लगता है कि ये कभी भी इसके काबिल बन पाएगा, इसके पास पहुंच पाएगा? ये इसने अपना एक लेवल सेट कर दिया है और ये काफी ऊपर है, तो ये कभी भी यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। अभी ठीक है श्रेयस? अभी भी कंफ्यूजन है? अरे यार अभी भी पूछ रहा है क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगा? अरे मैथमेटिकली भी तो सोचो, तुम इंटरसेक्ट किस बेसिस पे करा रहे हो? मन नहीं कर रहा बिना इंटरसेक्ट किए, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है, दिक्कत क्या है? मतलब किस लॉजिक में इंटरसेक्ट करवाना चाहते हो इसको? इंटरसेक्ट करवा दोगे तो ये इसके ऊपर चला जाएगा किसी पॉइंट पे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता वो। ऐसा करवाना चाहते हो क्या तुम? पॉसिबल ही नहीं है ना, ये ज्यादा स्टेबल है, लिक्विड ज्यादा स्टेबल है, गैस कम स्टेबल है, तो ये कैसे इसको इंटरसेप्ट कर सकता है? इसका अपना लेवल है भैया, ये ज्यादा स्टेबल है, इसके नीचे ही रहेगा ये। टेंशन ज्यादा ले लिया ये लड़का। अरे भाई तुम बोलो अनम्यूट करके क्या बोलना चाहते हो ना, तुम्हारी बात क्लियर नहीं हो रही है, तुम्हारी भावनाओं को कोई और समझ पा रहा है तो वो बता दे कि क्या पूछना चाह रहा है ये, मैं तो नहीं समझ पा रहा, बोलो एटलीस्ट, बोलने की फ्रीडम है ना। अनम्यूट का परमिशन तो है, आई थिंक देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हाँ बोलो। सर, इसमें वो एक पॉइंट पे आके ऐसे दोनों ग्राफ इक्वल नहीं हो जाएंगे? अरे वो नहीं हो सकते क्योंकि वो दोनों इक्वली स्टेबल नहीं है। सर पर मतलब एक इक्विलिब्रियम पे तो रिएक्शन रेट 0 होना चाहिए ना, तो फिर दोनों अच्छा कांस्टेंट रिएक्शन रेट की बात कर रहे हो क्या? रिएक्शन रेट सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पे थोड़ी डिपेंड करता है, वो तो केएफ भी आता है ना उसमें। है। हाँ ये होना चाहिए इक्वल, केएफ इनटू दिस एंड केबी इनटू दिस। तो कंसंट्रेशन भी तो इक्वल आएगा ना एक मिनट पे जब। अरे कैसे इक्वल होगा भाई, ये लिख लिया क्या सबने? नहीं तो फिर एक सेकंड कन्वर्जन एक तो। सेकंड एक सेकंड रुक जाओ, ये सबने लिखा है ना? अच्छा मैंने लिखा केएफ इनटू H2O लिक्विड शुड बी इक्वल टू केबी इनटू H2O गैस, तो जब मैंने लिखा x इंटू वाई इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, तो तुम बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो कि y और q बराबर होंगे? हो सकता है कुछ केसेस में हो बट नॉट ऑलवेज। हाँ पर मतलब हो भी सकता है। इस केस में नहीं है ना, नहीं पर मतलब इस नहीं केस में है हम तो फिर। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली लिक्विड ज्यादा स्टेबल होता है गैस से, पानी ज्यादा स्टेबल है, गैस कम स्टेबल है, और हम ये जान रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेट से तुम्हारा 10 आ रहा है, तो गैस अपॉन लिक्विड 10 है, ठीक है? तो तुम्हें ये समझ में आना ही चाहिए, सॉरी 1/10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 होगा, तो लिक्विड 10 गुना है गैस के, हम ये जानते हैं भाई, दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑब्जर्व। हाँ पर ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना, अगर ज्यादा टेम्परेचर हो तो गैस भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है उस तो टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर पे लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं, फिर गैस ही रहेगा। 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में लिक्विड और गैस दोनों का इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, उसके ऊपर पॉसिबल ही नहीं, और इन दोनों केसेस में वाटर ही ज्यादा रहेगा हर केस में। मतलब एक स्टेबल है एक स्टेबल नहीं है, इसलिए वो दोनों इंटरसेक्ट स्टेबल नहीं कम और करेंगे। ज्यादा है, दोनों स्टेबल है, एक कम हाँ स्टेबल एक ज्यादा स्टेबल है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं कर। नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है? अच्छा समझा। और किसी को कंफ्यूजन है? इंटरसेक्ट करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तभी इंटरसेक्ट करेंगे। आगे बढ़ जाए अब?
देखो इस तरह का कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये सब तो सही है ना, कहते भी कुत्ता पाल लो गधा पाल लो बट कंफ्यूजन मत पालो, राइट? और ऊपर जाऊं क्या? डन। ओके, अच्छा सी, आई थिंक ये इंटरसेक्ट करने वाली बात आप समझ गए होंगे। देखो बेसिकली थोड़ा समझो, यदि तुम्हारे पास एक इक्विलिब्रियम है और तुम चाहते हो कि ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मतलब बी इंटरसेक्ट करे, तो बी इंटरसेक्ट तो तभी करेगा ना जब बी की कॉन्सेंट्रेशन किसी पॉइंट पे ए से ज्यादा होगी। ये तो समझ में आ रहा है? तो बी इंटरसेक्ट करके ए से ज्यादा होने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ज्यादा होना पड़ेगा ना 1 से, यदि तुम्हें ऐसा ग्राफ चाहिए तो। ये तो क्लियर है ना? यदि तुम्हें कुछ इस तरह का ग्राफ एक्चुअली में चाहिए या फिर तुम्हें कुछ इस तरह का ग्राफ भी चाहिए तो भी तुम्हें k ग्रेटर देन 1 चाहिए। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है? तो ये तो समझ में आना चाहिए। बट यदि k लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। Obviously, product should be more stable than reactant or at least should be equally stable. Okay, ये लिखना है क्या? Okay, fine. Now let us move ahead. See, अभी चीजें और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? रेट टाइम ग्राफ बना सकते हैं। रेट टाइम तो हमने बनाया ही नहीं अभी तक। एवरीडे रेट टाइम ग्राफ बना सकते हैं इसके लिए। देखो रेट टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। अब श्रेयस थोड़ा समझो, KF आ जाएगा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये चेंज होगा क्या इस बार? तुम्हारा रेट वाला कंफ्यूजन सर यहाँ, इसमें रेट किसका होता है? रेट फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होता है भावेश। ठीक है, रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का। तो फॉरवर्ड रेट जो है इसको बोलेंगे रेट ऑफ एवापोरेशन, राइट? इसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ एवापोरेशन। और ये आरबी क्या होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर है? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ एवापोरेशन कांस्टेंट है। रेट ऑफ कंडेंसेशन की बात करें तो है केबी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर। तो ये कांस्टेंट हुआ क्या? ये तो बढ़ने लगेगा, राइट? इट विल इंक्रीज विथ टाइम, क्योंकि तुम्हें पता है
ये अपना पानी है यहाँ पे वाटर, और ये यहाँ पे है वेपर, ठीक है। तो यहाँ पे n by v बढ़ेगा, राइट। इफ वी टॉक अबाउट यहाँ इन दिस कंडीशन n by v विल इंक्रीज, ठीक है। डन एवरीवन, ओके। तो अब इसका ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ बनाते हैं फिर, ठीक है। तो अब आई थिंक ये बात सब लोग समझ चुके हैं। यदि हम रेट टाइम ग्राफ बनाए तो आर एफ क्या आएगा, के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, जो कि कांस्टेंट होगा, राइट। और आर बी जो है वो बढ़ता रहेगा, और आर बी जिस पॉइंट पे टच कर देगा आर एफ को, वो पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे इसने टच किया, तो दिस इज टी इक्विलिब्रियम, लेट्स से टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। तुम शायद रेट की बात कर, रेट की तो बात तुम नहीं कर रहे थे, शायद तुम कॉन्सेंट्रेशन की ही बात कर रहे थे, क्योंकि तुम तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ में सवाल पूछ रहे थे ना। नहीं नहीं, रेट बनेगा। एट इक्विलिब्रिया क्या होता है, एट इक्विलिब्रिया रेट ऑफ एवापोरेशन is equal to rate of condensation. Rate of evaporation is equal to rate of condensation. However, तुम्हें ये पता ही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो वेपर अपॉन वाटर will be very less than 1. So we can say वेपर कम ही होगा वाटर से, राइट। और तुम्हें इसका और मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है लगाना, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू के एफ बाई के बी, ठीक है। ठीक है रेडी। तो अभी भी चमका है कि अभी भी कंफ्यूजन है किसी तक प्रकार का? चमकने वाली समस्या बड़ी गंभीर समस्या होती है, राइट।
डन। ओके फाइन। तो अभी आई थिंक यू आर कंफर्टेबल इन ग्राफ्स ना। ग्राफ्स में ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, जो एक्टिव नहीं है उनका कांस्टेंट दिखा देना है और जिनका चेंज हो रहा है उनको चेंज करना है। आदित्य पूछ रहे हैं अगर सर वाटर की जगह गैस बनता तो यूनिवर्स की एंट्रोपी तो कम होगी ना। पूछना है अगेन क्या चाह रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स से जा रहे हो। यूनिवर्स की एंट्रोपी अलग चीज होती है, सिस्टम सराउंडिंग दोनों देखना होता है हमें। सिस्टम की एंट्रोपी की तुम बात कर रहे हो, यदि वाटर से गैस बन भी रहा है या गैस से वाटर भी बन रहा है तो यू आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम्स एंट्रोपी। एक्चुअली यूनिवर्स की एंट्रोपी तो हमें सिस्टम का सराउंडिंग देखना होता है। इज दैट क्लियर? और ये तो इक्विलिब्रियम है तो यूनिवर्स को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो वापस जाके कंफ्यूज मत हो, थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट फिर से लगा के कंफ्यूज हो जाओ तो कोई मतलब नहीं बनता इसमें। थिंग्स आर क्लियर, बेसिकली अलग अलग चीजें होती है वहां पे। डन एवरीवन? ओके तो आगे बढ़ जाए, ये लिख लिया सबने? ओके गाइस, तो अब देखो ये सारी चीजें तो अपन समझ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सी नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद कुछ चीजें आती हैं जैसे हाँ ये तो बात हम कर चुके थे। ये समझ में है ना कि जो एक्टिव है उसका कॉन्सेंट्रेशन और रेट कांस्टेंट होगा। यदि तुम्हारे पास इनएक्टिव कंपोनेंट है, सॉरी इनएक्टिव कंपोनेंट है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन और जो भी रेट है वो भी कांस्टेंट आएगा उसके रिलेशन से, है ना। और जो एक्टिव कंपोनेंट है उसका वो चेंज होगा, वेरिएबल होगा, वो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। क्लियर है गाइस, आर यू क्लियर ऑन दिस और नॉट? ओके, तो सपोज अपने पास एक रिएक्शन है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इसको अपन हीट करते हैं, CaO सॉलिड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कहाँ पे बनता है? इन अ क्लोज्ड कंटेनर, एक बंद डब्बे के अंदर। तो इसका रेट टाइम ग्राफ बना सकते हैं क्या? देखो RF जो होगा यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये चमक रहा है, इसको मैंने कांस्टेंट क्यों घोषित कर दिया? और RB जो है वो KB इंटू CaO इंटू CO2, ये कांस्टेंट है, दिस पार्ट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सपोज K डैश कर दिया CO2, तो ये तो इंक्रीज करेगा ना विथ टाइम, तो इसका ग्राफ भी वैसा ही बनेगा जैसा H2O को बना था। यहाँ पे K डैश क्या है ऑलरेडी? K डैश इज KB इंटू CaO। इसका ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा जैसे वाटर वाला केस में बना था ना, वैसा ही बनेगा, राइट? हाँ सॉलिड इनएक्टिव होता है इसलिए कांस्टेंट है, ऑब्वियसली सलोनी, वही रीजन है।
डन एवरीवन? एवरीवन डन? तो इसका ग्राफ बना लेते हैं एक बार। देखो रेट टाइम है, तो आर एफ तो कांस्टेंट होगा, राइट? है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? और जो आर बी होगा वो बढ़ेगा, और जिस पॉइंट पे इसको टच करेगा वो आपका इक्विलिब्रियम। दिस इज टी इक्विलिब्रियम। टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। क्लियर ऑलरेडी? तो अभी तो ग्राफ में कंफर्टेबल हो गए ना सारे बच्चे? आगे बढ़ सकते हैं हम? आज बहुत हेवी हो गया। एक्चुअली हेवी तुमने बनाया है, एक्चुअली चीजें उतनी डिफिकल्ट थी नहीं। अच्छा, इसका कंसंट्रेशन ग्राफ भी बनाना है क्या? कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाना है इसका? ठीक है। अच्छा, अज्यूम करो आपको क्वेश्चन में दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 है, ठीक है? आपको क्वेश्चन में दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 है, ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 दे रखा है, तो टेंशन मत लो। अरे ये कंसंट्रेशन टाइप ग्राफ बनाएंगे सिर्फ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको लेस देन 1 दे रखा है, ठीक है? ये क्वेश्चन में दिया है, अब बनाना है ग्राफ, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए फिर CaCO3 ज्यादा होगा, CaO कम होगा, राइट? और CO2 हम कहीं भी बना सकते हैं। CO2 को हम इसके ऊपर रख सकते हैं क्या? एवरीडे CO2 को इसके ऊपर रख सकते हैं, CaO के ऊपर रख सकते हैं। CaCO3 के ऊपर तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 दिया है। बट CaO के ऊपर रख सकते हैं क्या? देखो अभी ये भी डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजों के ऊपर, एक्चुअली निकाल के देखना होगा। CaO के ऊपर और नीचे दोनों आ सकता है वैसे ही, ठीक है? CaO के ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, क्योंकि गैस अब ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ना, तो इसलिए मैंने नीचे ही रखा है। नहीं, ये नहीं बता सकते, बेसिकली गैस है तो ज्यादा वॉल्यूम होता है ना, इसलिए डेंसिटी कम ही होगा, इसलिए नीचे रखा है मैंने। और सॉलिड कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। लास्ट वाला पार्ट नहीं समझे? एक्चुअली गैस वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आ रही बात? तो गैस का N/V देखो, नंबर ऑफ मोल CaO के तो देखो मैं समझा देता हूँ, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, चिल हो जाओ एकदम। कॉन्सेंट नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों के बराबर ही होंगे ना, जैसे ये जितने मोल बना उतने ही मोल ये भी बना, कोफिशिएंट सेम है। अब वॉल्यूम कौन ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा बताओ? वॉल्यूम कौन ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा? इस बात पे कन्विंस्ड हो? गैस। तो अब ये जो रेशियो है वो किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सॉलिड का ही ज्यादा होगा ना। अब तो चमक गया होगा। तो मजा आ रहा है ना कंसंट्रेशन टाइप ग्राफ बनाने में? नहीं आ रहा? सीओ के ऊपर कब जाता? मान लो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम कर देते हैं और एक मान लो CO2 सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? वॉल्यूम बहुत कम कर देते, सिस्टम को कंप्रेस कर देते इतना ज्यादा, CO2 भी सॉलिडिफाई हो जाता, तो चला जाता ना, ऊपर जा सकता था, नॉर्मली नीचे ही आएगा।
बट वो केस थोड़ी कोई देगा यार, इतना मुश्किल सवाल कोई पूछते नहीं है। ये सब जो क्वेश्चन कर रहे हैं एडवांस लेवल के हैं। ये जो क्वेश्चन आज हमने किए हैं ना कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ वाले, मतलब H2O लिक्विड गैस, ये सब एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, इजी नहीं है। पर तुमको वैसा केस देगा तो बनाना फिर वैसा कि H2O2 का वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम कर दिया, तो फिर PV इक्वल टू nRT से उसका वॉल्यूम निकालना, फिर देखना क्या आ रहा है। ठीक है, तो क्या करें अभी, आगे बढ़े रिवाइज करें, क्या बोलते हो, रिवाइज कर लें। तो देखो आज हमने क्या किया है फिर, आज हमने क्या किया ऑलरेडी, व्हाट हैव वी डन टुडे। होमवर्क दे दूं, अरे एक्चुअली होमवर्क नहीं दे सकता क्योंकि मैंने उसके आगे कराया नहीं केसी केपी वाली चीज, मैं एक्सरसाइज 1 से देता हूँ होमवर्क। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 to 4 इनफैक्ट। ज्यादातर क्वेश्चन केसी केपी के हैं जो कि अभी हमने किए नहीं है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही था केसी और केपी निकालना। ठीक है, ग्राफ के ऊपर तुम्हारे बुक में क्वेश्चन ही नहीं है, कहानी अजीब सी हो गई है। ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज 1 1 to 5, दैट इज योर होमवर्क। वन टू फोर है, देखो तो 1 to 4 बन रहा है ना, ज्यादा बन ही नहीं रहा क्वेश्चन। 1 to 4, हाँ 1 to 4 है। अब थोड़ा रिवाइज करें। तो आज हमने क्या सीखा, रेडी, आज हमने सीखा क्या है बताओ, आज हमने सीखा क्या है, कोई कुछ बताएगा। देखो आज हमने बेसिकली ग्राफ बनाना सीखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ देखो बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के हमने सीखे हैं, फिर हमने देखा ग्राफ कैसे बनाते हैं, राइट। तो आज हमने क्या किया है, बेसिकली ग्राफ बनाया है। तो अब देखो बेसिकली क्या है, जो एक्टिव कंपोनेंट है ना, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो भी हो एक्टिव कंपोनेंट है, तो रिएक्टेंट में एक्टिव कंपोनेंट का कंसंट्रेशन कम होगा और प्रोडक्ट में एक्टिव कंपोनेंट का कंसंट्रेशन तो बढ़ता ही है। ये वाला जो ग्राफ है ना श्रेयस, दिस इज अ टिपिकल ग्राफ फॉर k ग्रेटर देन 1। ये तो सबको समझ में आ रहा है, b को हमने ऊपर दिखाया है a के, तो इसका मतलब b ज्यादा स्टेबल हुआ। तो ये वाला जो ग्राफ था दैट वाज फॉर k ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब इसका रेट टाइम ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, देखो रेट पे तो सब बराबर हो जाते हैं ना, इक्विलिब्रिया पे रेट तो सबके बराबर हो जाते हैं, तो आर एफ आर भी हो ही जाएगा हमेशा इक्वल, क्योंकि ऑब्वियसली इक्विलिब्रिया का डेफिनेशन ये होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। अब हम बात कर लेते हैं, देखो ये तो सब कुछ चमक ही गया होगा कि H2O लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, डेंसिटी होता है वो ना। और वैसे भी कॉन्सेंट्रेशन, हमने जहां तक बात करी थी, कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली में एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, राइट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती नहीं है। डेंसिटी बाई मोलर मास है, तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम आगे यदि बढ़े तो देखो क्या है, H2O लिक्विड, ये वाला ग्राफ में तो सबको समझ में आया होगा ये इसको नीचे क्यों रखा हमने, इसको कांस्टेंट क्यों बनाया। इसकी बात तो हम बहुत बार डिस्कस किए थे, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करके इसको समझाए थे। अब ठीक है, ये सब समझ में आया था ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 रहेगा तो इंटरसेक्ट कर जाएगा, ये एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। ग्रेटर देन 1 रहेगा तो कुछ इस तरह का रहेगा, और लेस देन 1 रहा तो, लेस देन 1 रहेगा तो ये इनएक्टिव कंपाउंड के केस में ऐसा रहेगा, ठीक है। और ये वाली बात समझ में आई होगी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये जो है, देखो ये एक्टिव कंपोनेंट के साथ है और ये इनएक्टिव कंपोनेंट है। यदि दोनों एक्टिव होते तो k लेस देन 1 में कैसे दिखाते, कुछ समझ में आ रहा है। यदि दोनों इनएक्टिव होते या फिर दोनों एक्टिव होते तो कैसे दिखाते, तब हम ऐसे दिखाते, समझ में आया।
यदि कुछ इस तरह का है ए इक्विलिब्रियम बी, तो ये भी तो k लेस देन 1 ही दिखाता है ना। यहाँ पे ए और बी दोनों एक्टिव है, लेकिन गाइस इज दैट क्लियर? यहाँ पर ए और बी दोनों एक्टिव हैं, अभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि k लेस देन 1 है, राइट? इज दैट क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ सकते हैं। रेट टाइम ग्राफ बनाना है इसके लिए, तो रेट टाइम ग्राफ तो अपन बना ही सकते थे, जो हमने बना भी दिया। ठीक है, फिर इस तरह से हम लोग करते गए आगे। जो एक्टिव कंपोनेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, और जो इनएक्टिव कंपोनेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। फिर यहाँ हमने ये समझा कि CO2 को हमने नीचे क्यों रख दिया भाई, CO2 के साथ भेदभाव क्यों, समझ में आया था वो? ठीक है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, राइट, इसीलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने नीचे रखा था, राइट। तो और किसी को कोई डाउट है? एवरीबॉडी क्लियर? ओके, सो एंड एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 1 to 4 का आपको होमवर्क है, ठीक है ना? चलो फिर, गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।